वेलकम बैक गाइज। एक और वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा अजमेर द्वारा आयोजित जो है उच्च माध्यमिक परीक्षा जो रहेगी कक्षा 12 भूगोल विषय के लिए, उसकी मॉडल पेपर सीरीज का जो है ये छठा मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर की हम शुरुआत करते हैं। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं और चलो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपको पता ही है क्या होगा कि नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है स्टूडेंट। तो अपन शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है आपके सामने। और क्वेश्चन की शुरुआत अपन करते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल उपागम नहीं है? तो बताइए, जो आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन, स्थानिक संगठन। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो मानव भूगोल का जो है उपागम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है स्टूडेंट, उपागम पूछा है। ठीक है, तो उपागम कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा स्टूडेंट, बताइए। तो राइट आंसर आपका होगा ब, मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। जो है मात्रात्मक क्रांति, ऐसा नहीं है कि जो है मात्रात्मक क्रांति का कोई महत्व नहीं है भूगोल में। मात्रात्मक क्रांति का भूगोल में महत्व है, ठीक है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति है वो एक विचार था या एक विचारधारा अपन कह सकते हैं, उपागम नहीं था। उपागम का मतलब क्या होता है कि उपागम वो चीज़ होती है जिसको लेकर अध्ययन को जो है आगे बढ़ाया जा सके, और भूगोल, मानव भूगोल में जो है मात्रात्मक क्रांति को लेकर कोई ऐसा जो है था नहीं, इसलिए जो है मात्रात्मक क्रांति है वो आपका सही होगा। देखो, क्षेत्रीय भिन्नता जो थी उसके ऊपर भी जो है जोर दिया गया और इसके अध्ययन को आगे बढ़ाया गया, अन्वेषण किए गए और उन अन्वेषणों का फिर वर्णन भी किया गया, स्थानिक संगठन जो है उनके आधार पर भी किया गया। तो मात्रात्मक क्रांति है, उस मात्रात्मक क्रांति के आधार पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, प्रवास का अपकर्ष कारक है। तो प्रवास का जो अपकर्ष कारक है वो कौन सा है? ठीक है, तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए, काम के बेहतर अवसर, महामारियां, राजनीतिक हलचल या प्राकृतिक आपदाएं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन आपका है इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट? तो इसमें आपका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, काम के बेहतर अवसर। ये क्या है? अपकर्ष जो है कारक है। ठीक है, अपकर्ष कारक है किसका? प्रवास का। ठीक है, तो ये काम के बेहतर अवसर। बाकी के जो 3 बचते हैं वो प्रतिकर्ष के हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करें स्टूडेंट, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर होता है। तो निम्न जो मानव विकास सूचकांक वाले जो देश हैं उनमें जो मानव विकास सूचकांक है उसका स्कोर कितना होता है? तो ए में आपके है 0.800 से नीचे, 0.749 से नीचे, 0.649 से नीचे और 0.549 से नीचे। तो बताइए निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में जो स्कोर होता है वो कितना होता है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा इन चारों में से? मैंने आपको बताया था अगर 800 हो, 0.800 हो तो किस में आएंगे? अति उच्च वाले में आएंगे। ठीक है, अति उच्च में। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें इससे नीचे की, अगर अपन बात करते हैं तो वो किस में आएंगे स्टूडेंट? हाँ, तो वो आएंगे आपके उच्च में। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा? 700। ठीक है, उच्च में आएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका रहता है तो 0 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 700 से 799 होगा स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जो मध्यम होते हैं, मध्यम का जो होता है वो कितना होगा? 699 से 550 तक। ठीक है, और इससे नीचे अगर कोई रहता है तो वो आपका निम्न मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर द जो है वो आपका बिल्कुल सही है स्टूडेंट। यहाँ पर बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित नहीं है स्टूडेंट? तो आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं आपके, कि इन चारों ऑप्शन में से जो वाणिज्य पशुपालन है वो कहाँ नहीं होता है। ठीक है, वो बताना है, होता है वो नहीं बताना है, जो नहीं होता है वो बताना है। तो पहला है आपका एशिया में टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, एशिया में टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ न्यूजीलैंड, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना। तो बताइए कहाँ होता है? तो
कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि कहाँ होता है तो आप बता सकते हो कि कहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो क्या रहेगा इसमें बताइए। तो ये आपके जो तीन हैं स्टूडेंट, ये तीनों ही क्या हैं, वाणिज्य पशुपालन के क्षेत्र हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि जो एशिया का जो भाग है, ठीक है, टुंड्रा भाग, यहाँ पर जो है वाणिज्य पशुपालन नहीं होता है स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 5 का, उच्च स्तरीय सेवाओं में शामिल है। तो उच्च स्तरीय जो सेवाएं हैं उनमें से कौन से चीज़ें शामिल हैं। ए में आपका है संगीतकार, ब में है आपका अध्यापक, 3 में है आपका वकील और 4 में आपका उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर राइट जो ऑप्शन है आपका वो क्या है स्टूडेंट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर द होगा। ये आपको भी पता चल चुका होगा। तो ये तीनों के तीनों जो हैं उच्च स्तरीय सेवाएं जो होते हैं उनके अंदर शामिल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है वह काम जिनमें उच्च परिणाम और उच्च स्तरीय वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि वह कौन सा काम है जिसमें उच्च परिणाम और उच्च स्तर के जो अन्वेषण हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट बताइए। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या पंचम क्रियाकलाप। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें देख रही हैं। देखो सबसे प्रमुख है इस प्रश्न में उच्च परिणाम, दूसरा आपका है उच्च स्तर वाले अन्वेषण। तो उच्च परिणाम और उच्च अन्वेषण जो है वो किस में किए जाते हैं स्टूडेंट। तो वो किस में किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर द पंचम व्यवसाय के अंदर या पंचम क्रियाकलाप है उसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है ये आपका, तो इसको आप जो है याद रखोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, निम्न में से पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तो यहाँ पर आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तो पहला है ओरिएंट एक्सप्रेस, दूसरा आपका ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग और तीसरा आपका है पार कैनेडियन रेल मार्ग या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसमें आपका जो है राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट। इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा जो है मार्ग है जो क्या है पार महाद्वीपीय। तो बताइए कौन सा है, ओरिएंट, ट्रांस साइबेरियन या फिर पार कैनेडियन। तो कौन सा है इसमें। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर है वो स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों जो हैं क्या हैं स्टूडेंट, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त इनको ये भी याद रखना है ये कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट। ठीक है, पहले अपन ओरिएंट की बात करें तो ये कहाँ से है, पेरिस से इस्तांबुल, पेरिस से इस्तांबुल। ठीक है, पेरिस से इस्तांबुल तक है। दूसरे की अगर अपन बात करें तो कहाँ से है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक, व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, और तीसरा आपका जो है वो है हेलीफैक्स से, हेलीफैक्स से कहाँ तक है, वैंकूवर। ठीक है, तो ये वैंकूवर तक है। तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, जकार्ता, जेनेवा, लंदन या केप टाउन। तो बताइए कहाँ है आसियान का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ होगा बताइए। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जकार्ता। और जकार्ता कहाँ है स्टूडेंट, इंडोनेशिया में। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आसियाना या आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है तथा वो किस देश में स्थित है। ठीक है, तो देश भी पूछा जा सकता है। तो जकार्ता इंडोनेशिया आपको याद रखना है, इंडोनेशिया की राजधानी है भाई जकार्ता। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 2001 से 2011 तक भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी 2001 और 2011 के बीच में। ठीक है,
ये यहाँ पर स्पेस लग चुका है, यहाँ पे स्पेस नहीं है भाई, ये दशक की है। ठीक है, तो कितना है 21.51%, 17.74%, 25.68% और 11.68%। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, कितनी जो है दशक की वृद्धि दर रही थी इस समय भारत के अंदर 2001 से 2011 के बीच। तो बताइए कितनी रही थी। ठीक है, यहाँ पर जो बीच में से है 2011 से 2001 से 2011 तक। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ब 17.64% जो है ग्रोथ रही थी इंडिया के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये आपको बताना है, शायद आपको पता होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत बार क्लास में बताया है कि कितना है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका जो आंसर है वो आप बिल्कुल जो है सही दोगे स्टूडेंट। ठीक है, आपके ऑप्शन जो हैं 268, 200, 382 और 392। तो आपको बताना है स्टूडेंट, और इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट आपको करना है, बिल्कुल आपको बताना है कि इन चारों में से आपका जो है आंसर कौन सा सही होगा, और ये आना भी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, पश्चिमी बंगाल में किसान चावल की निम्न में से कौन सी फसल लेते हैं। तो कौन सी फसल करते हैं या लेते हैं एक ही बात है। ठीक है, तो कौन सी लेते हैं, ओस, अमन, बोरा या उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा, इसका भी बहुत इजी आंसर है, इसका भी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट करना है इन दोनों का आंसर। वैसे इनका पता आपको चल गया होगा दोनों का ही, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करके बताना है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया गया। तो कौन से क्षेत्र में जो है अरवारी जो पानी संसद कार्यक्रम जो था वो कहाँ चलाया गया है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से स्टूडेंट, ए में बीकानेर, ब में जैसलमेर, स में बाड़मेर और द में अलवर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका जो है एग्जैक्टली जो है राइट होगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, इसके अपोजिट नीरू मीरू था, तो वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही जो है शानदार प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही शानदार मोस्ट है ये, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, और आंसर आप क्या करोगे, कमेंट करोगे स्टूडेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्न में से धात्विक खनिज है। तो बताइए तांबा, निकिल, मैग्नीज या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको जो है ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, धात्विक खनिजों के बारे में आपको पता करना है। तो आप अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से याद है तो आप बता सकते हो, और अगर नहीं याद है तो भी इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है स्टूडेंट, देश में सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था। तो बताइए जो सड़क सीमा सड़क जो है उसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी, 1960 में, 1961 में, 1962 में और 1963 में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, कौन सा सन के अंदर जो है सड़क जो है सीमा सड़क संगठन है उसकी स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका होगा 1960 होगा स्टूडेंट। क्लियर, नेक्स्ट की अपन बात करते हैं, न्यू मंगलोर पतन से मुख्यतः किसका निर्यात किया जाता है। तो न्यू मंगलोर जो पतन है उससे कौन से इन चारों में से जो है सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है, किसका किया जाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यू मंगलोर कहाँ है। तो कहाँ है, कर्नाटका में स्टूडेंट, कहाँ है, कर्नाटका में। ठीक है, तो न्यू मंगलोर कर्नाटका में, तो यहाँ से कौन सा, लोहा अयस्क, अभ्रक, तांबा या कोयला। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो भेजा जाता है। ठीक है, तो बताइए, तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए है, लोहा अयस्क का जो निर्यात है वो किया जाता है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन हमारा है इस जो है एबेसेड है, हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण है। तो क्या है जिस या कौन सी इन चारों में से जो प्रदूषण है इनमें से कौन सा प्रदूषण है जिससे हेपेटाइटिस जो है वो होता है। जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से और भू प्रदूषण से। तो किससे होता है हेपेटाइटिस नाम की जो बीमारी है वो कौन से प्रदूषण की वजह से होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा स्टूडेंट,
जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण की वजह से हेपेटाइटिस नामक जो रोग है उस वो होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपना स्टार्ट हो जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। पहला हमारा रिक्त स्थान है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में रिक्त स्थान के रूप में वृद्धि में देखा। तो कैसे देखा, है ना, स्वतंत्रता के रूप में रिक्त स्थान के रूप में देखा, तो कैसे देखा, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, फटाफट आप जो है इसका जो आंसर सोच लीजिए। और अगर आप देखो, अगर रिक्त स्थान में अगर आपको टाइम लगता है, ठीक है, सोचने में, तो आप क्या करो कि वीडियो को पॉज कर दो, फिर उसके बाद में उसका आंसर देखो और उसके बाद में वीडियो को दोबारा चलाओ और फिर जो मेरे बताए हुए आंसर हैं उनसे मिलाओ। ठीक है, तो ये आपको बताने हैं। तो इसमें जो होगा आपका वृद्धि होगा। ठीक है, तो प्रोफेसर अमात्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तीसरा प्रश्न, सॉरी दूसरा प्रश्न है, ब्राज़ील में रिक्त स्थान बागानों को फजेंडा कहते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी है और आपको आता होगा। कमेंट करके बताओ, कमेंट करके आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ये बहुत बार आपको मैंने रटाया है। ठीक है, यहाँ पर जो है गलती की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। राइट ऑप्शन आपको जो है लिखना है। तीसरा अपन देखते हैं, तृतीय क्रियाकलाप रिक्त स्थान, ठीक है, सेक्टर से संबंधित है। तो तृतीय क्रियाकलाप जो है वो किस सेक्टर से संबंधित है स्टूडेंट, तो कौन से सेक्टर से जो है वो संबंधित है तृतीय क्रियाकलाप। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा स्टूडेंट, सेवा सेक्टर से, है ना, सेवा से। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या रिक्त स्थान में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट, सर्वाधिक सड़कों का घनत्व और सबसे ज़्यादा वाहनों की संख्या, तो कौन कहाँ पाई जाती है बताइए, सोचिए क्या होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका USA। ठीक है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, USA, USA। ठीक है, या आप यहाँ पर आपको US नहीं लिखना है स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ US। आपको क्या लिखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। आपको ऐसे लिखना है, US आप नहीं लिखोगे। ठीक है, US सिर्फ मैंने जो है लिखा है, आप नहीं लिखोगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हो जाता है, रिक्त स्थान व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। तो बताइए क्या होगा, 5 का जो हमारा है उसका जो आंसर है वो क्या होगा स्टूडेंट। व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है, तो किसका परिणाम है, तो किसका है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। किसका परिणाम है स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, जनसंख्या के रिक्त स्थान को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो बताइए, तो जनसंख्या के घनत्व को, ठीक है, जनसंख्या के घनत्व को जो है क्या किया जाता है, प्रति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्त की संख्या द्वारा जो है वो व्यक्त किया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा, भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, रिक्त स्थान। तो आपको पता होगा कौन सा है, नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ, दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप हिंदी में लिखोगे, दो यहाँ जो मैंने गणित में लिखे हैं आप गणित में नहीं लिखोगे स्टूडेंट, आपको हिंदी में लिखना है, दूसरा स्थान है। ठीक है, तो भारत का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो है वो है, यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित है। तो यहाँ पर इस वाक्य को कंप्लीट करना है, इसमें रिक्त स्थान का कोई झपाट नहीं है, ये वाक्य जो है उसको पूरा करना है। तो इसका ये वाक्य कैसे पूरा होगा, यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित क्या है, क्या है स्टूडेंट, नदी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नदी। ठीक है,
सेकंड की अगर अपन बात करें, रिक्त स्थान यहाँ पर दिया हुआ है, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। तो ये परिभाषा है, किस चीज़ की परिभाषा है? जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट है ये, अब ऐसे है, विश्व पर्यावरण आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की थी। तो कब की थी? तो यहाँ पर एक स्थान में आएगा कौन सी रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं रिक्त स्थान जो है यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा। तो ये है आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको क्या है, विश्व पर्यावरण आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में प्रस्तुत की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप अच्छे से जो है तैयार करोगे। और बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं क्या पूछा है। पहला प्रश्न, 1930 से 1960 के दशकों में मानव भूगोल में कौन कौन से उपागम प्रयोग में लाए गए। तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो हैं लाए गए। तो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर इसको जो है क्वेश्चन को भी आप उतार सकते हो और चाहे तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप डायरेक्टली भी दे सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्या देना होगा, क्षेत्रीय विभेदन तथा स्थानिक संगठन जो उपागम है उनका प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आप डायरेक्टली दे सकते हो, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1930 से 1960 के दशकों में मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन तथा स्थानीय संगठन उपागम का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्टली इन दोनों के नाम लिख सकते हो, क्षेत्रीय विभेदन और स्थानिक संगठन जो है इसका जो है जो उपागम है उनका प्रयोग किया गया था। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है कि आप कैसे आंसर करते हो। तो ये आपके ऊपर रहने वाला है कि आप आंसर कैसे देते हो। देखो आप शब्दों में, एक शब्द में भी दे सकते हो या फिर प्रश्न को उतार कर और उसके अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको प्रश्न जो है वो उतारना है। ठीक है, और जहाँ अलग शब्द आते हैं, जैसे मान लो कौन सा है, कौन है, ऐसे जो आती हैं या किसे हैं या, तो उनको आपको हटा देना है। जैसे मान लो देखो ये क्वेश्चन है, जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना भसा है। तो ये आपका हो गया। तो अब इसमें देखो एक शब्द में आंसर दिया हुआ है कोबी ओसांका प्रदेश। ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, जापान का कोबी ओसांका प्रदेश औद्योगिक प्रदेश जो है वो घना बसा हुआ है। तो जापान का कोबे ओसांका प्रदेश या ओसांका औद्योगिक प्रदेश घना बसा हुआ है। तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो या फिर डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से पूरा लिखकर अगर इसको लिखते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक बार, ठीक है, अभी फिर एक अगर एक शब्द वाला आएगा तो आपको समझाऊंगा। सेकंड जो है, थर्ड है अपना जो है सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है। तो सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है, सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान या प्राप्त करना, सॉरी प्रदान नहीं, प्राप्त करना। ठीक है, तो सशक्तिकरण क्या होता है कि अपने विकल्पों को चुनने के लिए जो है शक्ति को प्राप्त करना क्या कहलाता है, सशक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य किस गतिविधि द्वारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य है वो किस जो है गतिविधि द्वारा बढ़ जाता है। तो अब आप इसको देखो किस हिसाब से आंसर लिखो, या तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो द्वितीय गतिविधियों द्वारा, या आपको लिखना है, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा लिखना चाहिए जिससे नंबर आने के जो चांस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य द्वितीय गतिविधियों द्वारा बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन आपका बड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्विपार्श्विक व्यापार से क्या आशय, या द्विपार्श्विक व्यापार किसे कहते हैं। तो नॉर्मल है वो, इसके नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि द्विपार्श्विक व्यापार जो है दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। यानी दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसी व्यापार को द्विपार्श्विक व्यापार
कहते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाला सिस्टम जो है वो नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर किन किन राज्यों में या राज्यों से गुजरती है? तो इंदिरा गांधी नहर कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो इसका भी आप जो है, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, आपको क्या लिखना है? इंदिरा गांधी नहर पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आप लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान से होकर गुजरती है। ये क्रम आपको याद रखना है। देखो, हरि के बैराज से इसका उद्गम होता है। ठीक है, पंजाब के हरि के बैराज से, उसके बाद में ये हरियाणा और उसके बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्रम आपको याद रखना है। धूम्र कोरा किसे कहते हैं? तो धूम्र कोरा है वो किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो होता क्या है? तो देखो, औद्योगिक नगरों में जब प्रदूषण गैसें व प्रदूषक तत्व सामान्य रूप से जो है पड़ने वाले कोहरे के साथ मिल जाते हैं तो उसे धूम्र कोरा कहते हैं। नॉर्मली समझो आप कि जितने भी प्रदूषण के जो तत्व होते हैं, ठीक है, अब वो कोई भी तत्व हो, चाहे गैसें हों, चाहे कोई और कण हो, ठीक है, वो सभी चीज़ें जब कोहरा आता है और उस कोहरे के साथ अगर वो मिल जाते हैं तो उस वो कोहरा जो है वो क्या कहलाएगा? आपका धूम्र कोहरा कहलाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ कोहरा आ रहा है जो उसमें प्रदूषण या गैसें जो हैं वो नहीं मिली हुई हैं, प्रदूषण गैसें या फिर प्रदूषक, तो वो कोहरा है। अगर वो उसके अंदर ऐड हो जाते हैं या उसके अंदर मिल जाते हैं या समाहित हो जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अपन धूम्र कोहरा कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर आपको रखना है कि धूम्र कोहरा क्या होता है। ठीक है, बढ़ते हैं। और ये ज़्यादातर जो है उन सिटीज़ में जो है आता है जहाँ पर प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, खंड ब आपका स्टार्ट हो जाता है। लघुतरात्मक प्रश्न इसमें रहेंगे। तो कौन कौन से जो है लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे तो वो अपन जाइए जानते हैं। तो पहला जो है 4 नंबर का रहेगा, आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का क्या महत्व है? तो आपको ये पूछा गया है कि नवनिश्चयवाद का क्या महत्व है। तो नवनिश्चयवाद का महत्व आपको बताना है। ठीक है, आपके अनुसार नहीं, बुक के अनुसार बताना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपका यहाँ नाम लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको बताना है किसके अनुसार है? बुक के अनुसार जो है नवनिश्चयवाद है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तथा ऋणात्मक आत्मक जो वृद्धि है उसमें अंतर। ठीक है, तो धनात्मक जो है जनसंख्या वृद्धि क्या होती है और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि है वो क्या होती है, तो वो आपको बताना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा जो है हार्ड यहाँ पर है नहीं। ठीक है, धनात्मक क्या होता है? जो बढ़ती है, और ऋणात्मक क्या होता है? जो कम रहती है। ठीक है, एक आध आपको एग्जांपल दे देने, जैसे धनात्मक में आप भारत का दे दो और ऋणात्मक में आप रूस का दे दो। ठीक है, आधुनिक जो विनिर्माण की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आधुनिक निर्माण की जो है विशेषताएं बतानी है। तो आधुनिक निर्माण की क्या क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठीक है, और ज़्यादा पैसे, श्रमिकों की कुशलता। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर रहेंगी। एक आध चीज़ें और अगर ऐड होती हैं तो आप अब जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 का, थोक व्यापार से क्या अभिप्राय है? तो थोक व्यापार क्या होता है? बिचौलियों और सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा किए जाने वाला व्यापार जो होता है वो थोक व्यापार होता है। और जो ये आपके फुटकर व्यापारी होते हैं ये इनको उधार में जो है सामान देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। जाल तंत्र, नोड तथा योजक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाल तंत्र क्या होता है, नोड क्या होता है, योजक क्या होता है? तो देखो, नोड क्या होता है? जहाँ दो सड़कें आपस में मिलती हैं। ठीक है, वो क्या होगा? नोड होगा। और ऐसे ही अगर दो नोड होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो क्या होगा? योजक होगा। और इन सब के मिलने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? जाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, सड़क परिवहन से रिलेटेड है भाई, दो सड़कें मिलेंगी, नोड कहलाएगा। तो दो सड़कें अगर कहीं एक जगह मिल रही हैं, ठीक है, अगर मान लो ऐसे मिल रही हैं तो ये क्या हो गया? योजक हो गया। अब इससे क्या होगा? अब ये कैसी आकृति हो गई भाई? जैसे मान लो दो या दो से ज़्यादा भी नोड हो सकते हैं। अब ये आकृति है वो कैसी होगी? किसके समान हो गई? जाल के समान हो गई। तो इसलिए इसको जाल तंत्र कहा जाता है। हुआ क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है नोड और जाल तंत्र और योजक में। ठीक है, नोड सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा योजक होता है, फिर सबसे बड़ा जाल तंत्र होता है। यहाँ के हालांकि यहाँ पर जो क्रम दिया हुआ है इनका, वो क्रम जो है वो अलग है। तो आपको सबसे पहले नोड के बारे में बताना है, फिर योजक के और फिर जाल तंत्र के। कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट। भारत में जनसंख्या के वितरण का
प्रतिरूप अत्यधिक असमान है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत के अंदर जनसंख्या का वितरण जो प्रतिरूप है वो असमान है, तो वास्तव में वो असमान है, तो कैसे उसको स्पष्ट करना है? तो आपको बताना है कि जैसे मान लो कि वैसे आपको बुक के अकॉर्डिंग देखना है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो मत लिख देना, ठीक है? लैंग्वेज आपकी बुक की होनी चाहिए। तो देखो वितरण की अगर अपन बात करें, वितरण क्या होता है सबसे पहले, तो वितरण क्या होता है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? तो जो लोगों का धरातल पर फैलाव होता है वो जनसंख्या वितरण कहलाता है। अब अगर अपन भारत की अगर अपन बात करें, तो अपन भारत की अगर बात करें जो है पर्वतीय राज्यों की, तो वहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है वो कम पाया जाता है, ठीक है? बीच के अंदर आपका जो उत्तर का मैदान आता है, इसके ऊपर जनसंख्या वितरण काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? क्योंकि भारत के सबसे बड़े जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो यहीं स्थित हैं। उसके बाद में दक्षिण का पठार, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? पश्चिमी भाग की बात करें तो राजस्थान, गुजरात वगैरह में जो है यहाँ पर भी कम पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर बतानी है स्टूडेंट। उसके बाद में नगरीय परिवहन नगर किसे कहते हैं? तो परिवहन नगर क्या होगा? परिवहन नगर जो है आपका क्या होता है स्टूडेंट? तो परिवहन नगर ऐसे जो है नगर होंगे जहाँ पर परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हों अत्यधिक, या परिवहन जो है वहाँ से ही शुरू होता हो, ठीक है? तो उससे क्या कहते हैं? परिवहन नगर कहते हैं, ठीक है? जैसे जो होते हैं, जैसे मान लो मुगल सराया यूपी में स्थित है, ठीक है? तो वो एक प्रकार का परिवहन नगर है, ठीक है? ऐसे और भी कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो परिवहन नगर जहाँ पर परिवहन जो है उनकी शुरुआत होती है, या परिवहन को वो किसी प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है? तो बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 का, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग में कोई 3 अंतर बताइए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं उसमें और राज्य राजमार्ग होते हैं उसमें 3 अंतर आपको बताने हैं। तो सिंपल है, 3 कोई भी 3 आप बता सकते हो। सबसे पहला तो जो होता है वही अंतर होगा, राष्ट्रीय राजमार्गों का जो निर्माण है वो कौन करती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? या हिंदी में इसको हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है? तो हिंदी में क्या हो जाएगा? इंग्लिश में तो क्या होगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इनका निर्माण कौन करता है? ये करता है किसका? राष्ट्रीय का। राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा, ठीक है? HSA, और जो भी स्टेट रहेगा उसका नाम, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए राजस्थान है तो इसका क्या हो जाएगी? SHAR, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है? और हिंदी में इसका होता है राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है? इसका होगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो पहला अंतर तो ये हो गया, ठीक है? राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, जबकि राज्य जो राजमार्ग होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। 2 अंतर हो गए। तीसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राजधानियों को या बड़े औद्योगिक नगरों को, सैनिक छावनियों को जोड़ने का काम करते हैं, जबकि राज्य राजमार्ग हैं 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है? तो ये आपका रहेगा, ठीक है? तो क्लियर हो गया, 3 अंतर आपको लिखने। और भी आप देख सकते हो कि अगर कोई इससे सरल हो तो आप वो भी याद कर सकते हो। भारत में कांडला बंदरगाह की कोई 3 विशेषताएं लिखें। तो कांडला बंदरगाह की जो है 3 विशेषताएं बतानी है। तो पहली तो ये है, कांडला बंदरगाह है एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है? क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है? तो पहली तो ये हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा? ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इनके लिए जो है क्या करता है? बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध करवाता है, ठीक है? और चौथा जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, तीसरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा महत्व है। बाकी का आप बुक में भी देख सकते हैं, और भी अगर आपको कोई अच्छी लगे तो आप वो भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है खंड 6 आपका है, और इसमें जो है दीर्घ जो है उत्तरीय प्रश्न जो है वो शामिल हैं स्टूडेंट, ठीक है? और इसमें पहला प्रश्न जो है वो आपका है, राइन जलमार्ग पर संक्षिप्त लेख लिखें। तो राइन जलमार्ग के बारे में बताना है, राइन नदी के बारे में बताना है, ठीक है? राइन नदी कहाँ से होती हुई, ठीक है, कौन कौन से देशों से बहती हुई ये जो है अपना मार्ग के अंदर जो है जो है आपका परिवहन जो प्रणाली है वो उपलब्ध करवाती है, ठीक है? तो इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है स्टूडेंट, ठीक है? ये जर्मनी में और भी कई देशों से होती हुई ये बहती है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ये और सबसे व्यस्ततम है ये, ठीक है? उसके बाद में इसके अथवा में उत्तरी प्रशांत महासागर तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर जो समुद्री मार्ग हैं उनके बारे में आपको
जो है टिप्पणी लिखनी है दोनों के बारे में। तो इसके बारे में लिख देना है। उत्तरी अटलांटिक जो है वो कहाँ से है, उत्तरी अमेरिका से जो है होता हुआ कहाँ पहुँचता है, पूर्वी एशिया। और ये जो आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर है वो दक्षिणी अमेरिका से जो है एशिया के जो है उत्तर पूर्वी तटों पूर्वी तटों तक जो है वो पहुंचता है। ठीक है, तो ये आप है। और बाकी का इसमें आप देख लेना ये कौन कौन से द्वीप समूह से होकर गुजरते हैं। वैसे ज़्यादा मोस्ट है नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार आपको देख लेना है। रिस्क जो है हम नहीं ले सकते स्टूडेंट, ठीक है, रिस्क का जो है कोई भी काम नहीं है। ठीक है, आपका वैसे तो मोस्ट जो है वो एक तो आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री जल मार्ग है, दूसरा आपका जो है वो भूमध्य सागर हिंद महासागर जल मार्ग है। ठीक है, जो स्वेज नहर से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये दो आपको विशेष तौर से देखने हैं। इसके अलावा नहरों की बात करें तो स्वेज नहर और पनामा नहर वो भी आपकी मोस्ट है। ठीक है, लेकिन एक बार इसको सरसरी नज़र से देख लेना है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। वैसे इसकी संभावना है वो तो इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। ठीक है, देखो जैसे आपका हो गया ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो गया, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। इसके अलावा उत्तरी अटलांटिक समुद्री जल मार्ग है वो काफ़ी मोस्ट है। इसके अलावा आपका जो है भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर जो समुद्री जल मार्ग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपका जो है पनामा नहर हो जाती है, स्वेज नहर हो जाती है। तो काफ़ी हैं इसके अंदर जो है आने वाले बड़े प्रश्न। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप है तो हम जो है इसको देख लेते हैं। कोई ज़्यादा आपको विशेष याद करना नहीं है, बस इसको एक बार सरसरी नज़र से देख लें ताकि आपको दिमाग में रहे और आप जो है लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर कोई हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करें, तो इतना ज़्यादा भी ये नहीं है। लेकिन राइन नदी वाला ये भी इसी चैप्टर में से है। राइन नदी वाले की अगर अपन बात करें तो ये भी इसी चैप्टर से है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जो है वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 का स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो भारत में बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखें। तो भारत के अंदर जो बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र हैं उनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। सबसे ज़्यादा तो कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और भी जो आपके रहेंगे तो उनको आपको बताना है। इसके अथवा में है भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखें। तो भारत के अंदर जो कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, तो वो आपके कौन से होंगे, तो वो आपके कौन से हैं, रानीगंज है, झरिया है, ठीक है, और भी कई हैं, तो उनके बारे में आपको जो है बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 का। बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना हो जाता है 16 का, वो ये है प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में विशाल मैदानों में सिंचाई अधिक विकसित है, क्यों है। तो भारतीय जो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो उसकी तुलना में जो है विशाल मैदानों में सिंचाई अधिक विकसित है, क्यों विकसित है। तो देखो सीधा सा संबंध है, जो विशाल मैदान है वहाँ पर सिंचाई के साधन जो है वो ज़्यादा उपलब्ध हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से नदियाँ जो है बहती हैं। भारत की अधिकांश नदियाँ यहीं से ही बहती हैं, हिमालय से आने वाली। ठीक है, तो वो उत्तर के विशाल मैदान से ही होकर बहती हैं। तो वहाँ पर सिंचाई सुविधा ज़्यादा उपलब्ध होगी, क्योंकि नदियों की वजह से नहरें निकाली जाती हैं। तो ये है। दक्षिण भारत की अगर अपन बात करें तो दक्षिण भारत के बारे में वैसे तो आपको ज़्यादा नहीं बताना है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर नदियाँ जो हैं वो कम है और तालाबों से जो है सिंचाई वगैरह की जाती है। तो ये सब जो है वो आपका रहेगा। अथवा की बात करें, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो जल संरक्षण जो है वो क्यों आवश्यक है, तो सीधी सी बात है कि जल जो पीने योग्य जल है उसकी मात्रा क्या है, कम है स्टूडेंट। ठीक है, तो कम है तो हमें उसका संरक्षण उसे देना पड़ेगा, और संरक्षण अगर अपन देंगे तो ही वो जल है वो बढ़ सकता है। और इसके उपाय आपको लिखने, कारण मतलब कौन कौन से कारणों द्वारा जो है जल संरक्षण जो है वो हो सकता है। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जल को प्रदूषित होने से बचाना है, ठीक है, तो ऐसे कई आपके जो है कारण हैं, तो वो आप जो है देख सकते हैं और उनको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है खंड द से है। ये आपका निबंधात्मक प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, तो खंड द जो है वो क्या कहता है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न है। ठीक है, स्वेज नहर तथा पनामा नहर की तुलना कीजिए। तो स्वेज नहर और पनामा नहर की तुलना यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। स्वेज नहर कहाँ स्थित है या किसको किससे जोड़ती है। तो स्वेज नहर किससे किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर से अटलांटिक सागर को, लाल सागर को और हिंद महासागर को। ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली क्या है,
लाल सागर को भूमध्य सागर से। ठीक है, तो भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पनामा जो है वो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, और यहाँ ये जो है क्या कर जो है इसका उपयोग है, इसमें देखो कोई भी जो है वो तटबंध नहीं है बल्कि इसमें है। ठीक है, ब्लॉक सिस्टम की अगर अपन बात करें ना, स्वेज नहर में एक भी ब्लॉक सिस्टम नहीं है, जबकि पनामा नहर में है कितने, 6। ठीक है, इसका निर्माण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने करवाया। ठीक है, ये जो है वर्तमान में ये जो है पनामा नगर के अधीन है। ठीक है, या अमेरिका के अधीन है, वो आप अपनी बुक में देख लेना। ये मिस्र के अधीन है, यहाँ से हज़ारों जलमार्ग जो जलयान है वो गुजरते हैं, यहाँ पर कम गुजरते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो है इसके बारे में आपको बता देना है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इंग्लैंड को मिलता है, और इसका सबसे पनामा का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलता है। इसके अथवा में है, एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक होते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आपको जो है परिवहन प्रणाली के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपका आ जाता है खंड ये। ठीक है, और इसके अंदर जो है आपका दिया हुआ है विश्व के मानचित्र जो है वो विश्व का मानचित्र दिया गया है, और इसमें जो है क्या पूछा है, वाणिज्य अनाज कृषि जो देश हैं उनके बारे में पूछा है। कौन कौन से हैं, रूस है, कनाडा है, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो दिए हुए भी हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कनाडा है आपका, ये ऊपर वाला हिस्सा कनाडा का है, ये अमेरिका का है। ठीक है, और नीचे वाला मैक्सिको का है, और ये आपका जो आपको पता ही है ये हिस्सा जो है वो आपका रूस का है। ठीक है, हालांकि इसका बड़ा मैप भी मैंने जो है ऐड किया है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए जो है भारत के मानचित्र के अंदर, भारत के मानचित्र के अंदर जो है आपको सूती वस्त्र जो उद्योग हैं उसके केंद्रों को दर्शाने हैं, सूती वस्त्र के। तो कौन से हैं, सूरत, कानपुर, मैसूर और ग्वालियर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अपन बढ़ते हैं। अब आपको मैं बड़े मैप भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बड़े मैप आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि कौन से होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भारत का आता है, तो पहले अपन भारत का देख लेते हैं। तो भारत के अंदर जो है ग्वालियर, तो ये आपको सबसे देखो आपको याद क्या रखना है, याद आपको ये रखना है ग्वालियर कहाँ है, एमपी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ग्वालियर हो जाएगा। यहाँ कानपुर हो जाएगा, कानपुर कहाँ है, यूपी में है। उसके बाद में यहाँ आपका सूरत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, सूरत, सूरत कहाँ है, गुजरात में स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में मैसूर, यहाँ पर आपका मैसूर हो जाएगा। मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है वो भारत का मैप है। और अब अपन वर्ल्ड मैप की ओर चलते हैं। तो वर्ल्ड मैप की अगर अपन बात करें तो एक बार आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो किसका है स्टूडेंट, कनाडा का है। ठीक है, इधर ये वाला एरिया, ये इधर ये क्या है, कनाडा है। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो है वो किसका है स्टूडेंट, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये वाला, ये हिस्सा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर इसको आप जानते ही हो, ये क्या है, रूस है। ठीक है, तो ये तो पूरा हिस्सा है जो है, आप कहीं पे भी यहाँ पर रूस लिख दो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस अमेरिका के जस्ट नीचे आपका मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको, और ये आपके चारों हो गए। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।